राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक भोले लड़के की कहानी। वह जो भी काम करता हमेशा उसका उल्टा ही होता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शिवचरण अपनी पत्नी पार्वती के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। शिवचरण की पत्नी की प्रसव होने वाला था। जब शिवचरण की पत्नी पार्वती का प्रसव हुआ तो उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी सरलता से पैदा हो गई थी, इसलिए उसका नाम सरला रख दिया। सरला स्वभाव से भी बड़ी ही सरल थी और उसकी पैदाइश भी बड़ी सरल हुई, तो इसलिए उसका नाम सरला ही रखा गया। सरला यूँ तो अपने माँ बाप के साए में बड़ी सरलता से कब बड़ी हो गई, खुद उसके माँ बाप को भी पता नहीं चला। हंसते खेलते परिवार में उसकी शादी होने पर जो उसके माता पिता को सरला के विवाह की चिंता ने घेर लिया। एक दिन रात को सरला के सो जाने पर पार्वती अपने पति शिवचरण से कहने लगी, सुनिए जी, अब हमारी बेटी सरला शानी हो गई है और जो गांव की शांति काकी है वह गांव के चौधरी के बेटे पप्पू के रिश्ते की बात कर रही थी, क्योंकि उनका काम था गांव-गांव में घूमकर घर से दूसरे घर में विवाह करवाना, जिससे उसकी घर गृहस्थी का खर्चा निकलता था। शिवचरण बोला, लेकिन पार्वती, चौधरी तो बहुत ही दुष्ट और लालची है, हमारे पास उसे देने के लिए इतना धन भला कहाँ है, वह तो बहुत ही लोभी प्रवृत्ति का है। पार्वती बोली, देखिए जी, हमारी एक ही तो बेटी है और काकी कह रही थी कि पप्पू बड़ा गबरू जवान है, पहलवानी करता है, अखाड़े में जाता है, हमें तो काकी की बात ठीक लगी है। शिवचरण बोला, देख पार्वती, हम कह रहे हैं चौधरी के यहाँ ब्याह करना ठीक नहीं है, हमारी बेटी झंझटों में फंस जाएगी, बाकी जैसा तुम समझो। लेकिन पार्वती तो मन बना चुकी थी, सो उसने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, घर खेत गिरवी रख के जैसे भी हो अपनी बेटी का विवाह उसी घर में कर दो, क्योंकि आसपास के 10 गांवों में भी पप्पू के जैसा गबरू जवान लड़का नहीं है, काकी कह रही थी। तो शिवचरण बोला, ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी मर्जी। और शिवचरण दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, क्योंकि शिवचरण अब चिंता में पड़ गया था। सरला सुबह मुंह अंधेरे उठकर माँ बाप के पैर छूकर अपनी नित्य क्रिया में लग गई। उसकी आदत थी कि माँ को माँ पार्वती और पिता को शिव मानकर नित्य प्रति वो शिव पार्वती की पूजा करती थी और घर गृहस्थी के सारे काम में खुद जुटकर माँ बाप का हाथ बटाती थी। शादी ब्याह उसे बस गुड्डे गुड़ियों का खेल जैसा पता था। माँ ने जब उसकी शादी की चर्चा उससे की तो वो समझ नहीं सकी कि इसकी क्या ज़रूरत थी। बातचीत चली और जैसा कि होना ही था, चौधरी के दहेज जो उसने मांगा था उसे पूरा करने में शिवचरण अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। शिवचरण ने फिर गांव के साहूकार से भारी कर्जा ले लिया। शादी के दिन रात में चौधरी की और फरमाइशों ने शिवचरण को झकझोर दिया। बड़े कष्ट से उसके सीने में दर्द उठा, जिसे छुपाकर उसने मिन्नतों के साथ अपनी पगड़ी तक उस चौधरी के चरणों में रख दी। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई, इस वादे के साथ कि अगली फसल से पहले वो अपनी बात पूरी कर देगा। सुबह सरला की विदाई हुई। सरला फूट फूट कर रोई। वो जान ही नहीं सकी कि किस कसूर की सज़ा उसे दी जा रही थी, जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर किसी अजनबी के साथ उसे अनजाने सफ़र पर भेज रहे थे। शिवचरण अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश में इधर उधर नजरें छुपाए जा रहा था, जो घूंघट की ओट से देखती सरला की आंखों से छिप नहीं सका। और अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर सरला को बड़ा धक्का लगा कि उसका पिता उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक पल को तो वह
अर्धमूर्छित सी हो गई और कब अपने घर से पराए घर में आ गई सरला को पता ही नहीं चला। उस घर में दूसरे दिन से ही जो सरला के साथ तानों की और शिकायतों का जो दौर चला, तो वो गालियों और आगे जाकर मारपीट तक पर उतारू हो गया। उसका पति पप्पू एकदम निकम्मा था और अपने कसाई बाप और अपनी निर्दयी माँ की तरह उसे दरिंदगी के साथ नोचता खसोटता और बस सरला को कष्ट देता। सरला बेचारी रोती बिलखती रहती। उसे रोता बिलखता छोड़कर पप्पू चला जाता। एक दिन चौधरी ने शिवचरण को, जो कि सरला का पिता था, उसे अपने घर बुलाकर उसकी खूब बेइज्जती की और शिवचरण को, जो उसकी बेटी से मिलने को मना कर दिया। दालान से छुपकर सरला अपने पिता को देख रही थी और आंचल में मुंह छुपाकर रो रही थी। जब वह पीठ मोड़कर चली तो उसकी पीठ के घाव को देखकर शिवचरण की धड़कनें बढ़ गईं। इस कदर बढ़ी कि लौटकर घर आकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सरला 7 महीने के गर्भ से थी। जब एक साथ उसे अपने पिता की मौत का और साथ में हुई माँ के हृदयघात से मृत्यु का पता चला तो वह पछाड़े मार मार कर रोती बिलखती रही। सरला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। गिरकर पेट में चोट लगने से सरला के गर्भ में पल रहा बच्चा नष्ट हो गया। खून के तालाब में पड़ी सरला को पास के डॉक्टर को दिखाया तो उसने सफाई करके बोल दिया कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकेगी। चौधरी और उसकी पत्नी ने बेटे के सहयोग से रातों रात सरला से छुटकारा पाने के लिए उसे गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। रात में उधर से गुजर रहे एक राहगीर को कुएं से आवाज आई तो उस राहगीर ने अपनी पगड़ी को रस्सी बनाकर कुएं में उतारकर उसे बचाकर सरला को बाहर निकाल लिया। और जब उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ बहन क्या हुआ है, तो सरला ने उसे कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं है और बेचारगी से तंग आकर ही सरला ने खुदकुशी करनी चाहिए थी। राहगीर ने सरला को अपने साथ चलने की बात कही तो उसने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा और उस राहगीर के साथ चल दी। राहगीर के घर पर उसके सिवा कोई नहीं था और उसे अपनी पत्नी बनाकर उसने जो शिव मंदिर में सरला से विवाह रचा लिया। सरला का काम घर के कामकाज और रसोई के अलावा शिव मंदिर में बैठकर पूजा करते रहना था, जिसका विरोध उसके पति राम रतन ने कभी नहीं किया। एक दिन वो पार्वती के चरणों में सिर पटक पटक कर बांझ होने के कलंक से मुक्ति की फरियाद कर रही थी। तभी माता पार्वती ने शिव से उसकी दयनीय हालत पर तरस खाने और उसकी मुराद पूरी करने की बात कही। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ, बचपन से ही सरला हमारी पूजा करती चली आ रही है। इस स्वभाव की स्त्री को गर्भवती होने का वचन देने का पार्वती का अनुरोध शिव जी टाल नहीं सके और पार्वती के सहित प्रगट होकर सरला को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। गर्भवती होने के 9 महीने बाद ही सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया। सकल सूरत इतनी लुभावनी कि कोई देखकर भी कोई भी उस पर जो मोहित हो जाए, पर व्यवहार में चंचल और बहुत ही नटखट। करवट बदलकर धार मारकर पास वाले को भिगो देना और खुद पर एक बूंद ना गिरने देना, उल्टे पलटते आसपास के सामान गिरा देना और खुद कभी नहीं गिरना, गोद लिए हुए के बालों को नोच डालना और श्रृंगार खराब कर डालना। कोई भी जब उस बच्चे को गोद लेने को तैयार नहीं होता तो बस माँ सरला की ही गोद में वह बच्चा शांत रहता और हंसमुख रहता था। सरला ने अपने बेटे का बड़े प्यार से उसका नाम भोला रखा, जबकि कर्तव्य उसके बिल्कुल उल्टे थे। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी शरारतों से सभी परेशान रहने लगे। एक बार उस गांव में कुछ साधु संत आए और वो प्रवचन देने के बाद विश्राम कर रहे थे।
तभी शरारती भोला कहीं से लाल चींटियों का छत्ता तोड़ लाया और उनके ऊपर फेंक कर भाग गया। उन संतों ने, जो उनकी टोली में से एक ने, उसको देख लिया और सब चींटियों के दंश से परेशान उसके पीछे पीछे धोती लंगोटी फेंकते हुए दौड़ पड़े। भोला घर में घुसकर कहीं छुप गया। माँ ने बहुत विनय और हाथ जोड़कर उन संतों से माफ़ी मांगी। तब पर संतों को क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि ये लड़का जिंदगी भर ऐसे ही ऊट पटांग काम करता रहे, लेकिन परिणाम इसका उल्टा ही होगा। अब सरला बेचारी रोती बिलखती रही, उन संतों के पैर पकड़कर जो माफ़ी मांगती रही और उनके चींटी से कटे हुए स्थानों पर शहद का लेप करती रही। तब कहीं संतों का दिल पसीजा। तब उन संतों ने कहा कि उनका श्राप तो विफल नहीं होगा, पर दूसरों को इसका फायदा होगा और उसमें जो इसका कुछ भी भला नहीं होगा। सरला ने संतों के चरणों में सिर रखकर उन्हें विदा किया, जिसे छुपकर भोला देख रहा था और बुदबुदाकर कह रहा था, जाओ बच्चों, अगली बार आओगे तो सांप मेंढक छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, तब नंग धड़ंग भागना। संतों का श्राप जाया नहीं गया। ये बढ़ती उम्र के साथ उसकी शरारत भरी नादानियों को देखकर सरला समझ चुकी थी। एक दिन की बात है, गांव का हरिया मटकी में दही लेकर गांव से बाहर बेचने जा रहा था कि प्राइमरी स्कूल के पीछे किसी शरारत की खोज में लगे भोला ने अपनी गुलेल में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फंसाकर जोर का निशाना लगाकर ऐसा मारा कि हरिया की मटकी के 2 टुकड़े हो गए। सारी दही हरिया के ऊपर बिखर गई और हरिया दही से नहा उठा। भागते भोला पर हरिया की नज़र पड़ गई और गुस्से में हरिया लाल पीला होता हुआ भोला के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। स्कूल के पीछे से भोला किधर गायब हो गया हरिया देख ही नहीं सका। इधर ढूंढते ढूंढते हरिया की नज़र एक पेड़ के पास खो पर पड़ी, जिसके मुहाने पर पहुंचकर भोला को ढूंढने के चक्कर में उसने घुसने की कोशिश की, पर खो का मुंह उसके लिए छोटा पड़ रहा था। हरिया घुटने के बल झुककर कंधे तक खोए के मुहाने में सटाकर हाथ अंदर घुसेड़कर टटोलने लगा, तो उसके हाथ में कोई कपड़ा जैसा टकराया, जो उसने जोर से दबोच लिया। अब भागकर कहाँ जाएगा बच्चू, हरिया उसे जोर से पकड़कर जो कहने लगा और उसे खोए से बाहर खींच लिया। बाहर एक कपड़े की गठड़ी निकली जिसमें वजन था। गठड़ी खोलने पर हरिया की तो आंखें चुंधिया गई, उसमें ढेर सारा धन था। हरिया ने गठड़ी जल्दी से समेटी और अपने घर की ओर भाग लिया। घर पहुंचकर जल्दी से उसने गठड़ी छुपाई और थोड़ा सा धन लेकर वो भोला के घर पहुंच गया। भोला की नज़र जैसे ही हरिया पर पड़ी तो भोला भागकर घर में जाकर छुप गया। वह यह सोचने लगा, आज हरिया जमकर उसकी शिकायत करेगा और पूरी मटकी की जो दही का पैसा माँ से वसूल कर ले जाएगा, बुढ़ा खड़ूस कहीं का। सरला की आवाज़ सुनकर हरिया की आवाज़ सुनकर सरला बाहर निकली और बोली, हरिया काका क्या हुआ? हरिया कहने लगा, सरला बहू, आज भोला की वजह से मेरा बड़ा फायदा हो गया। उसकी छोटी सी शरारत से मैं निहाल हो गया, सो मैं थोड़ी सा तुम्हें कुछ देने आया था। सरला कहने लगी, अरे काका, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो तो शरारती है, आपके कुछ काम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हरिया बोला, नहीं बिटिया, इसको रख लो। कहते हुए हरिया ने थोड़ा सा धन सरला के हाथ पर रख दिया और वापस चला गया। भोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जरूर इस चाचा को जरूर कोई धन का भंडार मिला होगा और मुट्ठी भर देने चला आया हमारे घर। अब की बार तो इस बुड्ढे का सिर फोड़ दूंगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सरला अब आंगन से होती हुई रसोई में चली गई और भोला घर से बाहर कमर में गुलेल खोसे हुए फिर एक नई शरारत के लिए निकल गया घर से। सांझ होने को आई और उसे कोई जबरदस्त शरारत नहीं सूझ रही थी। तभी एक घर की खुली खिड़की देखकर भोला का मन उसमें घुसने को किया। उसने
8 ईंटें लगाकर उसके ऊपर चढ़कर वो खिड़की से अंदर घुस गया। चारों तरफ अंधेरा था, लाइट कहाँ है इसका पता उसे नहीं था। कुछ देर तक अंधेरे में आंखें गड़ाते हुए भोला देखने की कोशिश करता रहा। तभी भोला को दरवाजे की कुंडी खड़कने की आवाज़ लगी। उसे लगा कि मकान का मालिक घर आ गया है, तो वो उसी कमरे के कोने में सरकता हुआ एक बोरी के पीछे छिप गया। अचानक ही उस कमरे में रोशनी का झमाका हुआ, ट्यूबलाइट जलने से, और वो और भीतर दुबक गया बोरी के पीछे। तभी एक युवक ने कहा, यार अकड़ू, थक गया पूरा शरीर सेठ करोड़ीमल की निगरानी में, लेकिन आज बहुत रोकड़ा और सोना सेठ की तिजोरी में आया है। तभी दूसरे युवक की आवाज़ आई, हाँ यार पकड़ू, आज भोर होने से पहले ही करोड़ीमल के घर में सेंध लगानी है और उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करना है। फिर हम कल माल असबाब लेकर शहर निकल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तभी भोला मनी मन बड़बड़ाने लगा, अरे मुस्टंडों, कानो कान क्या, हाथों हाथ और आंखों आंख को भी खबर हो गई है। अब तो तुम हाथ मार के लाओ और मैं लेकर चंपत हो जाऊंगा, तब देखते हैं कि तुम्हें कानो कान खबर होती है या नहीं। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। उनके जाते ही भोला खिड़की से नीचे सरक कर 9-2-11 हो गया। भोला चुपचाप घर पहुंचकर जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर खा पी कर बिस्तर पर जो पड़ गया। इस तरह से वह सोने का बहाना करते हुए लेट गया, जैसे गहरी नींद सो गया हो। उसकी गहरी नींद सोया जानकर सरला भी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। भोला के कमरे के ठीक सामने उसके माँ और पिता सोते थे और दोनों ही दिन भर के थके हारे होने की वजह से आराम से गहरी नींद सो गए। भोला ने अपने कमरे के दरवाजे को झिर्री भर खोल कर रखा था और कमरे में अंधेरा करके इंतजार कर रहा था कि कब माता पिता के खर्राटों की आवाज़ उसे सुनाई पड़े और वो अपने काम को अंजाम दे सके। उस रात पता नहीं क्या हुआ, जब भी भोला घर से निकलने की सोचता तभी उसके पिताजी के खर्राटे बंद हो जाते और भोला फिर लेट जाता। कई बार पिताजी के खर्राटे बंद होने का मतलब था कि बाथरूम की ओर जाने का इशारा, तो कभी उनकी खैनी की तलब, और दोनों ही स्थितियों में खर्राटे काफ़ी देर तक बंद रहते थे। आज ऐसा इतनी बार हुआ कि उसने छत से जाने की बजाय खिड़की के रास्ते से जाने की सोची और उसने नाले की तरफ हमेशा बंद रहने वाली खिड़की से निकलने की सोची। भोर होने में अभी कुछ समय था कि उसने ऊपर से खिड़की नीचे की ओर सरकाई और दूसरी तरफ लटकते हुए धीरे धीरे खिड़की ऊपर उठा के ऊपर के हुक में फंसा दी, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ने से वह नाले में जा गिरा। एक बदबू का तेज झोंका उसके नथुने से टकराया। फिर किसी ने तरह से आ रही उबकाइयों को सांस रोककर रुकने की कोशिश करता वो नाले से बाहर आया। नाले के काले पानी से वो सिर से लेकर पांव तक अंधेरे का एक हिस्सा बना भूत की तरह अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंक रहे थे, लेकिन उसे सूंघकर उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर वापस चले जाते। भोला को हर बात पर अब गुस्सा आ रहा था और झुंझलाहट हो रही थी। उसने घर के पिछवाड़े से जाने की सोची, तभी वो बदमाश अल्टू पल्टू लूटे हुए माल के साथ पीछे के रास्ते से पहुंच गए। इस तरह अचानक किसी से आमना सामना होने का इल्म तक उनको नहीं था, भोला को और ना ही अल्टू पल्टू को था कि कोई एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाएगा। भोला की तो डर के मारे घुटी घुटी सी चीख निकल गई, जिसे सुनकर उन दोनों के जो कलेजे कांप गए। भूत की तरह प्रकट होते हुए काले झूलते साये ने उनके सारे कसबल जो ढीले कर दिए। भूत समझकर अल्टू पल्टू की तो जो हवा सरक गई और वो झरझर करती पतलून गीली होती चली गई और बोले, भाग ले बेटा अल्टू, जान बचा किसी तरह।
और दोनों अल्टू पलटू सरपट जिस दिशा से आए थे उसी की तरफ उड़नछू हो गए। पीछे पलटू भी पलट के गिरता पड़ता अल्टू के पीछे दौड़ पड़ा। भूत के डर से दोनों के होश हवास इस तरह गायब हुए थे कि माल असबाब छोड़कर दोनों भाग लिए। भोला भी आपाधापी से इस कदर बुरी तरह डर गया था कि उल्टे पांव भागने के चक्कर में फिसला और बगल के तालाब में जा गिरा। किसी तरह से वो तालाब से बाहर निकला और जैसे ही लूटे हुए माल की ओर बढ़ा कि दोनों बदमाशों को पकड़े हुए पुलिस उसे आती दिखाई दी तो वह बोला, ले बेटा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, भाग भोला बेटा, नहीं तो तू भी पकड़ा जाएगा। भागने की हालत में चोर और खड़े रहने की हालत में भी चोर तो बेहोश होने में ही भला है। और वो चुपचाप माल के पास लुढ़क गया। पास पड़े ईंट से उसका माथा टकराया और वो सचमुच बेहोश हो गया। तब तक थोड़ा बहुत उजाला हो चुका था और तभी थानेदार के साथ आते पुलिस वाले ने इशारा किया कि साहब देखो, वहाँ कोई गिरा पड़ा है, लगता है लूट का माल भी है। सब दौड़ के नज़दीक पहुँचे तो सिपाही ने कहा, अरे ये तो सरला बहन का लड़का है, जरूर इसने चोरों को देखा होगा और उनसे भिड़ गया होगा, तभी बदमाशों से लड़ते हुए इसके माथे पर चोट आई है और बदमाशों के भागने के बाद बेचारा चोट से बेहोश हो गया होगा। दरोगा साहब बोले, बहुत ही निडर और बहादुर है ये बच्चा। और सिपाही ने कहा, साहब हमेशा ये सबकी मदद करता है और अपनी जान जोखिम में डालकर मुजरिमों को पकड़वाता है। साहब अपनी झोंक में कुछ ज़्यादा ही कसीदे कढ़ गए थे। उसने कहा, साहब हमको लगता है यही भाग रहे बदमाश हैं जिन्होंने सेठ के यहाँ सेंधमारी की है और लूटा हुआ माल भी हमारे सामने है। तब वे बोले, ठीक है। दरोगा ने कहा, इनकी मुस्के बांधकर इन्हें जीप में डाल दो और इस लड़के को डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने भोला को होश में लाने का इंजेक्शन दिया, दोनों बदमाशों को हवालात में डाल दिया। सेठ ने चोरी से बच गए माल से थोड़ी रकम भोला के हाथों में थमाई और सूचना पर पहुंचे एसपी ने भोला की मां से भोला को पुलिस में भर्ती होने की सलाह दी। एसपी ने कहा कि देखिए सरला बहन, आप भोला को हमारे पास कल भेजिए, इसकी किसी गांव में तैनाती का आदेश मैं पारित करता हूँ। सरला ने खुशी से हामी भर दी कि वो अपने लाडले को जरूर भेज देगी, जबकि बुरी तरह भोला अंदर से जल भुन रहा था। भोला ने सेठ को मनी मन लाखों गालियाँ दी कि कंजूस का बच्चा, पूरा माल बच गया, फिर भी इस खसूट ने सेठ ने जो थोड़ी सी ही रकम उसे दी है। एक दिन तुम तेरा पूरा माल मैं लूटूंगा सेठ, और तेरे मोटे पेट पर तबला बजा के फोड़ डालूंगा, तब तुझे समझ में आएगा मोटू। पुलिस बनाने चले हैं हमको, भोला बड़बड़ाने लगा। जिस दिन बन गया ना मैं थानेदार, तो पूरा का पूरा गांव लूट लूँगा। सब मिलके भोला भाई जिंदाबाद कर रहे थे। वो मनी मन सबको मुर्दाबाद बोल रहा था। घर हाथ पकड़कर लाई सरला और घर के अंदर जो भोला को लेकर पहुंची और रुआसी सी होकर बोली, सच सच बता भोला, तू सब सुबह सुबह कहाँ निकल गया था? मेरे लाल, ऐसे दिल धड़काने वाले काम मत किया कर। कल तू मेरे साथ चलेगा, समझ गया ना? तुझे पुलिस में देखकर मेरे मन को चैन आएगा। भोला बोला, ठीक है माँ, कल की कल देखना, अभी भूख लगी है, कुछ खिलाओ मुझे। और जो उसका गुम्मड़ जो सूज गया था उसे वह सहलाने लगा। सरला बोली, आ बेटा, तेरे लिए मैंने पूरी सब्जी बनाई है, खूब पेट भर के खा ले और फिर थोड़ा आराम कर ले। तेरे पिताजी खेत गए हैं, आते होंगे तो तेरी बहादुरी की कहानी मैं तेरे पिताजी को सुनाऊंगी। और भोला मनी मन पूरी सटकते हुए बड़बड़ाया, बहादुरी गई तेल लेने, माल लेने से तो मैं चूक गया। सरला बोली, क्या कहा बेटे? तो वह बोला, कुछ नहीं माँ, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली, हाँ बेटा खाती हूँ, पहले तू तो खाना खा ले। भोला को पता था कि माँ सबके खा लेने के बाद ही खाना खाती थी। उसकी यह आदत वो बचपन से देखता आ रहा था, इसलिए भोला चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने लगा, किसी नई खुरापात को जो वह सोचने लगा।
सरला जबकि अपने बेटे को पुलिस की वर्दी में सोच सोच कर मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को निहारती जा रही थी और बोली, भोला खा के उठने के बाद सोने की बजाय एक नए विचार में गुम हो गया। लेकिन सरला तो अपने बेटे को पुलिस में पाकर बड़ी मन ही मन खुश हुई कि उसका बेटा भी एक अफसर बनेगा। अगर वो पुलिस वाला बन गया तो सब गांव वालों को एक एक करके चालाकी में फंसा फंसा कर लूटेगा। भोला तो अपने मन में योजना बना रहा था और खूब पैसे मैं कमाऊंगा, तब उसके पास नौकर चाकर होंगे और अपनी माँ को मैं बहुत सुख से रखूंगा। सोचते सोचते सच में ही भोला को नींद आ गई। दूसरे दिन भोला तैयार होकर किसी नई शैतानी के मंसूबे बनाता बाहर निकलने को ही था कि उसकी माँ सरला ने उसे पकड़ लिया और बोली, भोला तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगी बेटा। भोला बोला, तुम साथ चलोगी? बोली, हाँ। वो सोच रहा था आज गांव के मुखिया की बेटी की लंबी लंबी चोटियों को कैसे भी चाकू से काट डालेगा, जो जब देखो ना तब उसे मुंह चढ़ाती रहती है। इसलिए वो तेज धार चाकू जेब में लेकर निकल रहा था और साथ में सूंघनी भी थी। उसकी सूंघनी बड़ी कमाल की थी, जो सूंघ ले वो चीखते चीखते बेहोश हो जाए। अभी वो अपनी माँ से कुछ बोलकर बहाना करता कि उसकी माँ सरला ने उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई और थाने की ओर चल दी। थाने में आज कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी चल रही थी। बाहर के कई अधिकारी भी आए थे। सो सरला और भोला को दोनों को बाहर बिठाया गया। भोला की नज़र बार बार एक जालीदार पुलिस वैन की तरफ घूम रही थी, जिसमें डाकू की शक्ल का बड़े बड़े घुंघराले बाल और काली सी दाढ़ी वाला शख्स बंद था, जो उसके देखने पर बार बार पास आने का इशारा कर रहा था। भोला के शरारती दिमाग ने करवट ली और वो यूं उठकर इधर उधर टहलने लगा कि जैसे वो बोर हो गया हो, ऊब गया हो बैठे हुए, और वैन के पिछली तरफ बढ़ने लगा। जैसे लोग देख रहे थे, लग रहा था कि बैठा बैठा थक गया है, इसलिए इधर उधर घूम रहा है। वैन के जालीदार हिस्से के सामने डाकू से जब भोला की नज़र मिली तो भोला के शरीर में तो झुरझुरी सी दौड़ गई। उसकी लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसे दहशत हो गई। नजरें घुमाकर उसकी तरफ पीठ करते हुए भोला ने पूछा, क्या है? डाकू ने भी भारी भरकम डरावनी आवाज़ में जो भोला से कहा तो भोला कांप उठा। डाकू बोला, ए लड़के, तेरा नाम क्या है और तू कौन है? अगर तू मुझे यहाँ से छुड़वा दे तो मैं तुझे माला माल कर दूँगा। मैं सरदारगढ़ के नामी डाकू खौफनाक सिंह का खास डाकू हूँ। भोला ने धीमे स्वर में सिर अपना हाँ में हिलाते हुए उसे नज़रें चुराते हुए कहा कि उसका नाम भोला है और वो यहीं इसी पास वाले गांव का निवासी है और सरला का बेटा है। बोलकर वो वहाँ से जाने लगा और जो उसकी जेब में कैंची थी, प्रधान की बेटी के बाल काटने के लिए जो लेकर आया था, वह निकालकर उसने उसे जाली में कर उस डाकू को थमा दी। भला हो कि ऐसा करते हुए भोला को किसी ने नहीं देखा, वरना उसकी वहीं पर खाट खड़ी हो जाती। कुछ देर बाद एक सिपाही और हवलदार उस जालीदार वैन की तरफ आए। तब तक भोला अपनी माँ के पास आकर बैठ चुका था। कुछ ऐसा बकाया हुआ कि पूरा का पूरा थाना हिल गया। डाकू अंदर ही अंदर अपने हाथ की रस्सी कैंची से काट चुका था और सिपाही के दरवाज़ा खोलते ही कैंची से उसने उस सिपाही पर हमला कर दिया। हवलदार जब तक संभलता तब तक सिपाही की बंदूक से डाकू ने गोली चला दी और हवलदार वहीं ढेर हो गया। गोली चलने की आवाज़ से अंदर सारे पुलिस वाले और अधिकारी बाहर निकले। सबने बंदूकें तान दी, लेकिन तब तक डाकू ने सोची समझी चाल से माहौल को सकते में डाल दिया। दूसरी तरफ अनजान से बने भोला के भी जो पसीने छूट गए जब उसने अपनी माँ को डाकू के शिकंजे में देखा और कैंची की नोक सरला की गर्दन पर थी। तब वो खिसक कर पीछे हो चुका था कि किसी को उस पर शक ना हो, और पलक झपकते ही झपट्टा मारते डाकू के मंसूबों को वो भाप नहीं सका था। अब उसकी भोली भाली माँ उस जल्लाद डाकू के शिकंजे में फंस चुकी थी।
पुलिस अधिकारी उसे आत्मसमर्पण करने को बोल रहे थे और वो डाकू कैंची को हथेली में छुपाए कैंची की नोक सरला के गले में चुभाता और उसको मार डालने की धमकी दे रहा था। अब भोला को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसका हाथ अपनी पैंट की जेब में पड़ी सुंगनी से टकराया और उसके दिमाग में बिजली सी करौंदी और पीछे से उसने सुंगनी डाकू की नाक पर छिड़क दी। डाकू भोला को अपना सहायक मानकर उसकी तरफ से निश्चिंत था और अचानक सुंगनी का छिड़काव होने से वह डाकू बुरी तरह से छींकने लगा। तब तक डाकू की पकड़ ढीली होने लगी और कैंची उसके हाथ से गिर गई और सरला खुद को छुटाकर भोला के पास पहुंच गई और भोला ने छींकते हुए अपनी मां को संभाल लिया जो कि बेहोश हो गई थी। बुरी तरह से छींकता हुआ बलशाली डाकू भी बेहोश होकर ढेर हो चुका था। सभी अधिकारी और सारे पुलिस वालों की आंखों के सामने हुई इस घटना ने भोला को तो सुपर हीरो बना दिया। सब उसकी अकल और उसकी बुद्धिमानी और उसकी कार्यवाही की तारीफों के पुल बांध रहे थे। भोला अपनी माँ को होश में लाने के लिए वहीं पेड़ के गोल घेरे में बनी सीमेंट से बनी एक चबूतरे पर माँ को गोद में लिए बैठा था। डाकू को शिकंजे में कसकर वैन में डालकर तत्काल जेल के लिए कुछ अधिकारियों और पुलिस को साथ भेज दिया गया। किसी ने ये नहीं देखा कि जमीन पर गिरी तमाशाई कैंची कब भोला की जेब में पहले की तरह आ चुकी थी। माँ के होश आने पर सभी सरला को उसके बेटे की बहादुरी के चर्चे सुना रहे थे और डीएसपी ने भी जो उसे पत्र देकर सम्मानित किया और अपने उद्घोषण में डीसीपी ने भोला को अपनी स्तुति पर उसी समय सरदारगढ़ की पुलिस चौकी का इंचार्ज घोषित कर दिया। यह सुनकर जहां गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर भोला की जय जयकार करने लगे, वहीं भोला भीतर ही भीतर जल भुनकर कबाब हो गया था। भोला उस वक्त को कोस रहा था जब उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती यहाँ खींच कर लाई थी। कोड में खाज वाली कहावत तो अब चरितार्थ हुई थी जब गांव के मुखिया संपत ने भीड़ से निकलकर अधिकारियों के पास खड़े होकर अपनी बिटिया कम्मो का विवाह भोला से करने की घोषणा कर दी। इधर माँ अपने बेटे की बलैयाँ ले रही थी और गांव वाले बधाई दे रहे थे। उधर भोला चकराते सिर के साथ खुद को बेहोश होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी नियुक्ति पत्र के साथ सरदारगढ़ में भोला की तैनाती के पत्र तैयार करने लगे। उधर सरला और मुखिया में शादी को लेकर बातचीत हो रही थी। गांव के उसके समक्ष उम्र के जवान लड़के उसकी पीठ थपथपा रहे थे और बड़े बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ रखकर भोला को आशीर्वादों से नवाज रहे थे। भोला और कम्मो की शादी तय हो गई थी। भोला अनमने से मन से घर के दलान में हल्दी लगवा रहा था और शादी से इनकार की कोई सूरत न बन पाने से खुद से भी वह खफा हो रहा था। गांव के मुखिया संपत की इच्छा थी सरकारी नौकरी पर जाने से पहले भोला और कम्मो का विवाह करा दिया जाए, नहीं तो खुराफाती लड़के का कोई भरोसा नहीं, कहीं दूसरे गांव की कोई लड़की पसंद कर लाया तो। माँ बाप की दमे की बीमारी और अपनी गठिया बाई का हवाला देकर भी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है, कम से कम उसका विवाह तो देख लें और अपनी कसम देकर उसका मुंह बंद करा दिया था। तब से भोला का मुंह फ्लोरी की तरह फूला हुआ था। कल उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन भोला का दिमाग तो योजना बनाने में लगा हुआ था। चौकी का इंचार्ज बनने के बाद डाकुओं से साठ-गांठ करके पूरे गांव को लुटवाकर और माल असबाब सहित वापस आ जाएगा। एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं आएगा तो उसके ऊपर उंगली उठाएगा कौन। लेकिन तभी उसके घुंघराले खूंखार काले डाकू की लाल जलती आंखों को महसूस करके वो भोला डर के मारे सोचकर कांप गया कि अगर उस डाकू को इसका इल्म हुआ कि इसी ने उसको फंसाया था तो तब वो क्या करेगा। उसके दिमाग ने जवाब दिया कि वह कह देगा कि पुलिस का विश्वास हासिल करने के लिए और गांव में तैनाती के लिए सब उसने किया,
जिससे डाकुओं के साथ देकर वो गांव और आसपास के इलाकों को लूट सके। तभी उसका ध्यान कम्मो की तरफ गया। उसकी नज़रों के सामने जैसे दोनों चोटी लटकाए सुदर्शन चक्र की तरह गोल गोल नाचती उसे जीभ निकाल कर चिढ़ा रही हो। मन ही मन भोला मंसूबे गढ़ता कि जिस दिन आएगी ना उसी दिन उसकी दोनों चोटियां कैंची से काट डालेगा, और फिर खी खी करके हंसने लगा। सरला ने देखा तो बोली, क्या बात है रे भोला, क्यों खी खी कर रहा है? भोला बोला, कुछ नहीं माँ, और कहकर वो चुप हो गया, जबकि उसकी माँ फिर से अपने कामों में लग गई। भोला अपने इन्हीं मंसूबों में अपने दिमाग में जो उलझा हुआ था, और कम्मो दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। गांव की औरतें दालान के साथ लगे घर के बड़े कमरे में दुल्हन को देखने आ जा रही थीं। भोला अपने कमरे में कैंची को ताक पर छिपाकर और सुंगनी की डिबिया बिस्तर के नीचे रखकर लंबी तान के सो गया। शाम को उसे कमरे से बाहर भेज दिया गया, और दुल्हन का कमरा तैयार होगा तो उसे बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसके हम उम्र के लड़के वहाँ खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी खोपड़ी में भोला की में तो शरारत सूझी, और वो तुरंत भीतर गया और शादी के जो बचे हुए कुछ पटाखे थे उन्हें जेब में भरकर ले आया, और पीछे घर के छान के पीछे से उसने नज़दीक की दीवार पर फेंक फेंक कर पटाखे दागने शुरू कर दिए। अचानक पटाखों की आवाज़ से अफरा तफरी मच गई। कोई गिर पड़ा तो कोई गिरते पड़ते भागा, और पीछे की ओर से भोला रफू चक्कर हो लिया। भोला को तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन उसे सूझा कि सुदिया काकी तो अभी उसके घर में है, तो चलना उसके घर की जायकेदार शहद का मज़ा लिया जाए। और वह तुरंत ही सुदिया काकी के घर की ओर बढ़ गया। पीछे के दरवाजे को हिलाकर उसने ढीली कुंडी गिराकर भोला सुदिया काकी के घर में घुस गया। अलमारी के नीचे सरकाकर रखी छोटी मटकी को घुटने के बल बैठकर थोड़ा सा करवट लेते हुए हाथ आगे बढ़ा के निकाल लिया। भोला को पता था सुदिया काकी शहद कहाँ रखती है। कितनी बार तो रोकड़ा देकर उसने उसके घर में ही शहद खरीदी और खाई थी। मटकी संभालते पीछे दरवाजे को उड़का के वो अपने मनपसंद जगह प्राइमरी स्कूल के खुले आंगन में दीवार की टेक लगा के बैठ गया, और उंगली से निकाल निकाल कर शहद बड़े मज़े से चटकारे लेते हुए खाने लगा। भोला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मटकी निकालते वक्त उसकी जेब से जो कुछ रकम वहाँ पर गिर पड़ी। शहद चटकर जाने के बाद वो पास के कुएं पर जाकर जो वहाँ पर रखी बाल्टी रस्सी से कुएं में बांधकर उतारी, और बाल्टी में पानी भरकर खींचा, और चुल्लू भर मुंह में डालते हुए ठंडा पानी पीकर उसने तृप्ति की डकार ली, और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सरला ने देखा तो भोला को उलाहना देते हुए बोली, रे भोला, बहू कमरे में इंतजार कर रही है, और वो इतनी देर से तू जो गायब है। भोला कमरे में गया तो देखा कम्मो खर्राटे भरते हुए सो रही थी। तो वो हैरान होकर सोचने लगा, हे भगवान, एक कम था क्या जो दूसरे को भी तूने खर्राटे भरने को भेज दिया। रोशनी में वो बिस्तर पर बैठकर कम्मो की चुटिया ढूंढने लगा, लेकिन चुटिया उसे दिखी ही नहीं। तभी कम्मो ने पलटी मारी और आंख बंद किए ही बोली, चोटियाँ ढूंढ रही हो क्या भोला? भोला हड़बड़ा के हकलाट में बोला, नहीं तो। और तभी वह कम्मो बोली, फिर क्या? कम्मो मुस्कुराने लगी और उसकी नकल उतारने लगी। भोला बोला, कुछ नहीं। उसकी जुबान भोला का साथ नहीं दे रही थी। तो कम्मो बोली, तो सो जाओ, कह के कम्मो उसकी तरफ पीट करके सो गई। लेकिन वो तो किसी भी तरह कम्मो की उठती गिरती सांसों के साथ उसकी पीठ पर चोटियों की जगह बालों के गुच्छे को बस देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसे ने जो अपने आप को काबू में करते हुए कम्मो के बगल में लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो गया। काफ़ी देर तक उलटते पलटते सोने की कोशिश करते हुए भोला उठा और जाके ताक पर जो उसका हाथ गया जहाँ कैंची थी उसे टटोला, तो वहाँ से कैंची नहीं थी। तब भोला का माथा ठनक गया। उसने बिस्तर के नीचे हाथ से टटोलकर सूंघनी ढूंढी तो वह भी वहाँ से गायब मिली। भोला को समझ नहीं आ रहा था
कि आज ये क्या हो रहा है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उसकी तो सारी योजना ही धराशायी हो गई। जैसे को तैसा नहले को दहला मिल गया था। वो चक्कर खाते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा और उलझनों में कब उसे नींद आ गई वह खुद भी नहीं जान सका और भोला भी पड़कर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद भोला को अचानक ही जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा उनकी चर्चा वो दोबारा खुद से भी नहीं करना चाहेगा। उसके सिरहाने उसकी सुंगनी और कैंची और कम्मों की चुटिया करीने से रखी थी। उसके तो होश ही उड़ गए। सिर तो ऐसे घूमने लगा मानो उसे चक्कर आ गए हों या किसी ने सैकड़ों बार उसको घुमाया हो। भोला सोचने लगा, हे भगवान, ये लड़की है या आफत। दूर से तो अल्हड़ लगती है पर पास से तो एक कमाल की खुरपैंची है। भोला को लग गया कि अब आगे का जीवन इतना सरल और आसान और मस्त रहने वाला नहीं है। अब लड़की के रूप में एक आफत जो उससे चिपक गई है। अब भोला ने सोचा, अब ओखली में से डाल ही दिया तो मूसलों से क्या डरना। नहा धोकर भोला भी बाहर ही निकला था कि पता नहीं कहाँ से वो कूद के कम्मो झम से आ गई। भोला एकदम से चौंक उठा और उछला। उसकी तौलिया कमर से छूटकर गिर गई और वो बेशर्मों की तरह जो बोली मुंह पे हथेली रख के और वहाँ से खिसक ली। झट से तौलिया लपेटे हुए धक धक धौंकनी की तरह धड़कते दिल को काबू में करने का प्रयास करने लगा। अब उसने सोच लिया कि कल के बजाय वो आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला जाएगा। इस कम्मों से उलझना अपनी मुसीबत को दावत देना है। सुबह की पेट पूजा के बाद माँ के पास बैठकर भोला ने अपने जाने की बात कही तो माँ ने आंगन में जो कुछ कर रही कम्मों को और देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, बोल दिया। इतनी आसानी से माँ का हाँ बोलना और दूर से दोनों की मुस्कुराहट का लेन देन बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या भोला समझ नहीं सका। रात में उसने अपनी सारी तैयारी पूरी की और पेपर वगैरह सब रख लिया तो कम्मो जो उसको ये सब करते देख रही थी उसने कुछ नहीं बोला अभी तक, पर भोला के अंदर से हंसी का फुहारा फूट रहा था। सोच रहा था ये तो बेवकूफ़ मुझसे चालाक बन रही थी। अब नौटंकी जब मैं नहीं रहूँगा तब करना, और बिस्तर में घुसकर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह पुलिस की एक जिप्सी उसे लेने आई और वो कम्मों का सामना किए बिना वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था, इसलिए भौर में ही थाने से गाड़ी मंगवा ली थी। अपना ब्रीफकेस लेकर माँ के पांव जल्दी से छूकर जिप्सी की ओर बढ़ गया। पुलिस वाले ने भोला को सैल्यूट मारा, जिसे नज़रअंदाज करके वो जिप्सी में पीछे चढ़ गया और तुरंत स्टार्ट जिप्सी चल दी। सीट की पुश्त पर अभी उसने कमर भी ठीक से टिकाई नहीं थी कि सामने कम्मो को बैठी देखकर वो इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे एक साथ कितने बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। भोला बोला, तुम? तो कम्मो बोली, जी हम। और पीछे से दोनों चुटिया आगे दोनों हथेलियों में लिए वो सुदर्शन चक्र की तरह नाचते हुए गहरी मुस्कान के साथ उसकी नकल करते हुए बोली थी। अचानक भोला को झटका लगा। जिप्सी में भोला खुद को भौचक की हालत में संभाल नहीं सका और सीधे औंधे मुँह कम्मो की गोद में जा गिरा। कम्मो ने उसे थाम लिया और धीरे से बोली, संभल के बीड़ू। भोला को तो काटो तो खून नहीं, वो तो एक कोने में सिमट के बैठते हुए माँ की फुसफुसाहट और बहू की तरफ उसके जाने की बात पर ठीक है कह देना अब उसे समझ आया था। आखिर ये मेरी छाती पर मूंग दलने आई गई। चलो कम्मो, तुमको भी मैं देख लूँगा। पहले डाकुओं से मिलके दोस्ती तो कर लूँ। और रास्ते भर उससे आंखें चुराता हुआ भोला चुपचाप बैठा रहा। एक तरफ डाकुओं से उसको खौफ था तो दूसरी तरफ सरदारगढ़ के डाकुओं के सरगना के नाम की खौफनाकी उसे डराने के लिए काफ़ी था। पुलिस की जिप्सी सरदारगढ़ के इलाके में प्रवेश कर चुकी थी, जबकि चारों तरफ वीराने का साम्राज्य था। दूर दूर तक खेत और एक आध झोपड़ियाँ थीं। जिप्सी रुकी और सिपाहियों ने उसके सामान सहित कम्मो को चौकी के एक कमरे में पहुंचा दिया। कम्मो वहाँ के हालात को संभालने में जुट गई। इधर भोला अकेले टहलते हुए आसपास का निरीक्षण करने चला गया। ग्रामीणों का एक झुंड माला मिठाई लिए चौकी पर पहुंच गया था।
भोला के स्वागत सत्कार के लिए, और गांव वालों से परिचय का दौर भोला का चल पड़ा। इन्हीं में से कोई डाकुओं का मुखबिर होगा, सोचकर भोला ने ऊंची आवाज में कहा, अब डाकू मेरे रहते इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मैं रोज रात में पहरे पर अकेला निकलूंगा, तुम सभी निश्चिंत होकर घरों में सोना। सब गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे, फिर एक दूसरे का अभिवादन करके चले गए। वो जान रहा था कि डाकुओं का भेदिया यह खबर खौफनाक डाकू तक जरूर पहुंचाएगा और फिर उसका रास्ता खुल जाएगा। चौकी के अंदर कमरे में जाके वो चौंक गया। एक बेकार सा कमरा सुंदर तरीके से साफ सुथरा सजा हुआ लग रहा था। कम्मो काम में लगी हुई थी और उसके पीछे जाकर भोला खड़ा हो गया और बोला, कम्मो तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? कम्मो बोली, भोला आपका रख रखाव, रसोई और मदद के लिए। भोला बोला, मदद? कैसी मदद? कम्मो बोली, हर तरह की मदद। डाकुओं से लड़ने में आपकी मदद करूँगी। तो भोला बोला, हूँ, डाकुओं से लड़ने में मेरी मदद करेगी? क्या तुम कोई रानी लक्ष्मीबाई हो, तलवार लेकर जो उन सब पर टूट पड़ोगी? कम्मो बोली, हाँ, ज़रूरत पड़ी तो टूट पड़ूंगी। भोला बोला, बाप रे, यह तो मेरी सारी स्कीम का कबाड़ा बना देगी। कोई ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी जब मैं अपनी कार्रवाई करूं तो किसी को कानों कान खबर ना हो। डाकुओं के आने से पहले सारा माल गांव वालों का मैं पहले ही साफ कर लूँगा। सोचते हुए भोला वहीं कुर्सी पर ढेर हो गया। रात में वो गांव की टहल पर निकला। थोड़ा बहुत अंधेरा शुरू हो चुका था। गांव वालों को दिखाने और डाकुओं के मुखबिर की नज़र में आने के लिए भोला घूमता रहा। अचानक एक झुरमुट में से सफ़ेद स्वाफे से मुंह को ढके एक साया सामने आया। उसके हाथों में एक पोटली थमाता हुआ बोला, थाने में हमारे आदमी की मदद का इनाम। और खौफनाक सरदार ने पूछा कि हमारी मदद कब और कैसे करोगे? उसकी दिलेरी और सूचना की विश्वसनीयता देखकर वो चकित हुआ और सीधे लफ्ज़ों में भोला बोला, जिस दिन लाल झंडा चौकी पर लगा देखना, पूरा गांव लूट लेना। मेरा आधा हिस्सा चौकी पर ना देकर मेरे हाथों में देना। कहकर भोला आगे बढ़ गया। योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका था। अब कुछ दिनों तक गांव वालों का दिल जीतकर फिर अपने मंसूबों को पूरा करेगा। यह सोचते हुए वो चौकी में प्रवेश कर गया और कुर्सी पर सीताराम सिपाही ओंग रहा था। उसकी आहट पर वह अटेंशन हो गया। दूसरे दिन से ही सब पहले की तरह चलता रहा और एक दिन भोला गांव वालों से मिलकर सबको सूचना देना शुरू कर दिया कि उसे खबर लगी है, डाकू खौफनाक कल गांव पर हमला बोलने वाला है और उन्हें गांव की बगल की पहाड़ी की एक कंदरा में अपना कीमती सामान लेकर छुपने का निर्देश दे दिया। भोला ने सोचा था कि लाल झंडा गाड़ के वो अपनी सुंगनी से गांव वालों को बेहोश करके कीमती माल लूट कर फरार हो जाएगा और आरोप डाकुओं पर मढ़ देगा। फिर कम्मों को घर छोड़ने के बहाने जाएगा और सारा माल छुपा के वापस आ जाएगा। सारे गांव वाले अपना कीमती गहना, जेवरात और ज़रूरी सामान लेके उस गुफा में पहुंच गए। पूरा गांव खाली हो गया। सारे डाकू लाल झंडा देख के गांव पर उन्होंने धावा बोल दिया। अब भोला परेशान था। सुंगनी सहित कम्मो कहाँ गायब थी? डाकुओं के हत्थे चढ़ गई या गांव वालों के साथ गई है? चक्कर गिनने की तरह भोला को चक्कर में डालकर कम्मो कहाँ चली गई? तभी फायर की जैसे बाढ़ लग गई हो। भोला चौंक कर फायर की दिशा में दौड़ा तो ढेर सारी पुलिस फौज की कॉम्बिंग देखकर हैरान रह गया। अब एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह खो में जाकर कैसे भी माल पर हाथ साफ किया जाए। जब तक भोला गुफा के अंदर पहुंचा, पुलिस सारे डाकुओं को पीछे से घेर कर मार चुकी थी और कम्मो की अगुवाई में गुफा तक पहुंच गई थी। भोला ने स्थिति को देखते हुए उनकी सलामती और डाकुओं की सफाई की बात कही। सारे उसकी जय जयकार करने लगे। एसपी ने भोला को बधाई दी। अपनी पत्नी को समय पर भेजकर उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। गांव वालों को सुरक्षित एक जगह पर पहुंचाकर सभी गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा धन मिलाकर भोला को दिया, जिस पर मन ही मन भोला चिढ़कर सोच रहा था, आज उसके हाथ में गांव वालों का पूरा धन होता
जो ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा पकड़ा रहे हैं। और ये कम्मो मेरी ज़िंदगी में किस जन्म का बदला लेने आई है, इसका भी किसी दिन हिसाब करना पड़ेगा। सबकी बधाइयाँ स्वीकार करते हुए वो बीच बीच में कम्मो को देख रहा था, जिसके हाथ में सुंगनी थी। दोस्तों, कम्मो ने भोला की जो प्लानिंग होती थी उससे पहले ही कम्मो वहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि भोला को एक आदत थी, वह सोते सोते बड़बड़ाता था, जिसे कम्मो सुन लेती थी और कम्मो उसका फ़ायदा उठाती थी और उसकी जो भी सफलता मिलती उसका श्रेय भोला को मिलता। इस तरह से भोला को बधाइयाँ मिलने लगी कि बहुत अच्छा पुलिस अफसर है। लेकिन भोला अपनी मनमानी कभी नहीं कर सका। कम्मो उसकी जीवन संगनी बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।